नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वायरल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसके साथ। आपको बता चले बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। डेंगू से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जो है वो 140 के पार पहुंच चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे भी भर्ती हैं। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इलाज के अभाव में मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। डेंगू, वायरल और मलेरिया का कहर जिले में बढ़ता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इलाज के अभाव में मौतों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इजाफा हो रहा है मौतों में क्योंकि इलाज नहीं मिल पा रहा है पूर्ण तरीके से। फिरोजाबाद की बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डेंगू और वायरल फीवर ने अपने पूरी तरीके से पैर पसार लिए हैं। सूबे में डेंगू से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आप स्वास्थ्य महकमा सदके में आ चुका है। आपको ये भी बता दें कि जिले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या डेंगू और मलेरिया से 140 के पार पहुंच चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। जिला अस्पताल खचाखच भरे। ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर संगठन का ऐलान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिजली अभियंताओं का सामूहिक उपवास आज होगा। बिजली स्टोर में जरूरी सामान का अभाव है। इंजीनियर्स 24 घंटे बिजली देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंजीनियर्स का कहना है कि 24 घंटे बिजली देना मुश्किल हो जाता है। बिजली कटौती जिस तरीके से होती है उसको लेकर के आपको बताते चले इंजीनियरों का बयान आया है। बिजली स्टोर में जरूरी सामान का अभाव है, ये इंजीनियर का कहना है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। पूर्वांचल में बाढ़ से व्यापक तबाही है। उन्होंने कहा है मायावती लाखों परिवारों का जीवन बेहाल। उनका कहना है। मायावती ने कहा है कि सरकारी मदद ज्यादा कामयाब होगी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लाखों परिवारों का जीवन बेहाल होता जा रहा है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ये बयान जारी किया। ट्वीट करके उन्होंने बड़ा बयान दिया। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सीएम योगी के बयान के बाद अब सियासी बवाल मच चुका है। यूपी के कुशीनगर में दिए सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में योगी पर कड़ा प्रहार किया है। बताते चले कि योगी ने रविवार को कुशीनगर में कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी पर बड़ा हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा है कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी। योगी ने 2017 के पहले की बात कही, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में लाशें बहती दिखाई देती हों। योगी साहब, आप आखिर कौन से जान हैं? आपके कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाई जान हैं? उन्होंने आगे कहा कि अब पूरे देश को पता है। पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटना हो जाए, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं होता। कांग्रेस पॉजिटिव मॉडल के साथ चुनाव में उतरेगी। हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का रुख करते हैं। बिहार के रक्सौल से लगती सीमा पर नेपाल के 12 जिले में पुलिस ने 93 लाख अधिक के नकली नेपाली नोट के साथ 5 लोगों को धर दबोचा है। नेपाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 बाइक और 1 स्कॉर्पियो के साथ ही जाली नोट छापने के
काम में उपयोग की जा रही वस्तुएं भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में की है। बरामद नकली नोट के बिहार पंचायत चुनाव में उपयोग का शक जताया गया है। आपको बताते चले, जानकारी के मुताबिक 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित होटल तारा इनमें एक तस्कर कई दिन से रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से 25 लाख नकली नेपाली रुपए जब्त कर लिए गए हैं। जांच आगे बढ़ी तो 4 अन्य लोगों के भी नाम इस धंधे में सामने आए हैं। पुलिस ने इनके पास से भी जाली नोट में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में 1,000 नेपाली रुपए के जाली नोट बरामद किए। इस संबंध में 12 जिले के पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र शाही ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शनिवार के दिन एक तस्कर को होटल से जाली रुपए के साथ हिरासत में लिया गया। रविवार को उसके 4 साथियों को भी हिरासत में लिया गया। अब तक कुल 93,64,000 रुपए नेपाली रुपए के जाली नोट इनके पास से जब्त किए गए। जाली नोट बनाने के अन्य सामान के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए सभी तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ नेपाल के कानून के मुताबिक केस दर्ज किया गया है। एक सवाल के जवाब में दीपेंद्र शाही ने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव है और सीमावर्ती इलाके में नेपाली रुपए का प्रचलन है। पंचायत चुनाव के लिए जाली नेपाली नोट के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच में ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि उनका बिहार में किसी से संपर्क तो नहीं। तो तालिबान ने बताया है कि अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों को जेंडर के आधार पर अलग कर दिया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों में नए इस्लामी ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। देश के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि देश में सहशिक्षा यानी लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की समीक्षा करने का भी ऐलान किया। तालिबान के पहले कार्यकाल के दौरान 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं और लड़कियों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तालिबान शासन ने नई उच्च शिक्षा नीति की घोषणा देश के राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराने के एक दिन बाद की है, जो उनके शासन के शुरू होने का संकेत है। हालांकि तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक शिक्षा को भी बल दिया जाएगा। तालिबान ने देश के स्कॉलर्स से किसी भी तरह ना घबराने की बात कही। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास के बाद उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां पर इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से भी हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया और जो भी दिल्ली आएगा वह चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहां पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर काम करेगी। पुनर्विकास के बाद लोगों का खास आकर्षण इस जगह पर हुआ। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बारिश के बाद जल जमाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, पूरी दिल्ली में जलभराव की समस्या है। यह समस्या उन्हें विरासत में मिली है और ये बहुत जल्द ठीक नहीं होने वाली। इसके लिए प्लान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में वक्त भी लग सकता है। बताते चले कि बीते दिनों दिल्ली में तेज बारिश और जल निकासी न होने के कारण अलग अलग जगहों पर जल जमाव हो गया था। सड़कें दरिया बन गई थी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आने के कारण उसे टेक ऑफ करने से रोक दिया गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सवार थी, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट को शाम लगभग 6:45 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत की बात यह रही कि टेक ऑफ से तुरंत पहले इस खराबी का पता चल गया। ऐसे में पायलट विमान को रनवे से वापस पार्किंग बे में ले गया। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को लाया गया, जिसमें मंत्री और अन्य यात्रियों से सफर किया गया। शोभा करंदलाजे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। मंत्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक शोभा करंदलाजे ने एयरपोर्ट के लॉन्च में ही दूसरे विमान का इंतजार किया, किसी तरह की विशेष सुविधा लेने से इनकार किया।
तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर लगभग 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार को भूपेंद्र पटेल को राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की थी उन्होंने और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में उपस्थित थे। भूपेंद्र पटेल को मृदभाषी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने नगर पालिका स्तर के नेता से लेकर राजनीति में शीर्ष पद तक गए हैं। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की लाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए। आपको ये भी बताते चले कि अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले पटेल को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है और इसके साथ साथ गांधीनगर लोकसभा सीट का वो हिस्सा भी है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद है। तो उच्चतम न्यायालय इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। आपको बताते चले, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 सितंबर को तब केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ परेशानियों की वजह से वो हलफनामा दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया था और कहा था कि पेगासस जासूसी आरोपों में स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिका अनुमानों या अन्य अप्रामाणिक मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसा कुछ भी खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो।